एक या सेठ और एक थी सेठानी। इनको घर कोई भी संतान नहीं होती थी। उन्होंने कई जग और गरीबों को धन वस्तु भी बांटी, परंतु निराशा ही हाथ लगी। दोनों निराश रहने लगे, परंतु किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। उनकी निराशा आशा में बदल गई। सेठानी ने एक लड़के को जन्म दिया। इन दोनों पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सारे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। सड़का दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और समय के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूर्ण कर चुका। एक दिन शाम को सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि अब लड़का समझदार हो गया है। हम भी बुढ़ापे की छाया में बैठे हैं और फिर इस जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने कब हम इस संसार से चले जाएंगे। इसलिए इसकी शादी अब करवा देनी चाहिए ताकि हमारे जीते जी अपनी गई जिंदगी शुरू कर ले। सेहनी ने हाँ कर दी। सेठ ने दूसरे दिन अपने पंडित की बुलाया और अच्छी सी योग्य लड़की ढूंढने भेज दिया। कुछ दिनों बाद पंडित रिश्ता पक्का करको सेठ के घर पहुंचा। सभी खुश थे, परंतु जब उस लड़के को मालूम हुआ तो उसने अपने माता पिता को कहा कि मैं शादी करूंगा तो अपनी इच्छा से, चाहे वह किसी भी जाति की हो। लेकिन सेठ ने कहा जहां हम चाहेंगे वहीं तुम्हें शादी करनी होगी। परना तंत्रिका नहीं माना और अंत में क्रोध में सेठ ने अपने लड़के को घर से निकाल दिया। सेठानी सीने में दर्द लिए आंसुओं से भरी आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। कुछ क्षणों के लिए सेठ क्रोध में जलता रहा और जय क्रोधनीय हुआ तो अपनी भूत का एहसास करने लगा। उसको जब अपने इकलौते बेटे की याद आती तो घंटों रो रो कर गुजारता। उधर सेठानी की दशा भी सेठ जैसी थी। दोनों एकांत में अपनी अपनी जगह रोते। लड़का चलते चलते किसी दूसरी रियासत में पहुंचा। दोपहर का समय था, धूप भी कड़ाके की थी। यह एक स्कूल के आगे से गुजर रहा था। स्कूल के लड़के लड़कियां देखकर थकित रह गए कि देखने को कितना खूबसूरत है, परंतु कच्छा पहने हुए है। उन्होंने अपने अध्यापक से कहा। अध्यापक ने लड़के के पास आकर पूछा, तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? लड़के ने कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंद कर सोचा और फिर कहा कि मेरा नाम भोंटू है और यहाँ का ही रहने वाला हूँ। अध्यापक ने उत्तरी और भी कुछ पूछा, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने लड़के को 4 रुपये प्रति माह पर नौकरी दे दी। उसका काम था कि सुबह अध्यापक का थैला स्कूल तोड़ना और शाम को से जाना और साथ में बर्तन साफ करना। लड़ा मान गया और उनके साथ चला गया। अध्यापक ने उसके लिए नए नए कपड़े खरीदे और अपने सामने रातों रात सिटकाए। यहाँ रहते हुए बोंडू को कई दिन बीत गए। एक दिन वो पानी लेने बल पर गया तो वहाँ वजीर की लड़की और एक सेठ का लड़का आपस में बातें कर रहे थे। भोंटू को भी वे अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वे दोनों उसी स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में भोंटू अपने मालिक अध्यापक का चैत्ता टेका जाता था। भोंटू छुप गया। वजीर की लड़की उस लड़के को कहती है कि मेरी शादी मेरे पिता ने तब कर दी है। आज के बाद 7वें दिन मेरी डोसी इस शहर से चली जाएगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। हम एक दूसरे के बिना कैसे जीवित रह सकते हैं? ये भड़का करता है। तुम ठीक तो कहती ही, परंतु क्या किया जाए जिससे हमारा प्यार जीवित रहे? तो वजीर की लड़की ने कहा कि अब एक ही उपाय है। वो ये है कि जिस दिन यानी आज के बाद 7वें दिन को मेरी शादी है, तुम उस रात 8 बजे मेरे महल के पीछे मोड़ा लेकर आना। हम दोनों कुछ धन साथ लेकर यहाँ से भाग चलेंगे। वह राजी हो गया और अपने अपने घर को दोनों चित दिए। भोलू में पानी कर चढ़ा भरकर कंधे पर रखकर सिवता हुआ घर पहुंचा। दिन बीतते गए और जिस दिन का भोगलू को इंतजार था वह भी आ गया। उस दिन सुबह भींटू ने नए कपड़े पहने और शाम के समय वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से सेठ के लड़के को गुजरना था। वह इंतजार करता होने लग पड़ा। तभी दूर से मोड़े की टक टक की आवाज सुनाई दी और वह जाग उठा। उसने बैग से 2 हुने हलवे के निकाले, एक को खुद खाने लगा और दूसरा उसे दे दिया। खाते ही वह मर गया क्योंकि भोंटू ने उसमें जहर डाला था। उसे रास्ते से उठाकर आदि की तरफ कर दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर वजीर की लड़की के महल के पास पहुंचा। वह पहले से ही खिड़की के पास खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। उसे देखकर फूल की भांति खिल उठी। पहले उसने पैसों की बड़ी सी बली फेंकी और फिर रस्सी के सहारे अपनी दासों को उतारा और फिर खुद उतरी। तीनों ही एक
घोड़े पर सवार होकर भाग खड़े हुए। सुबह का सूर्य उदय होते होते वह अपनी रियासत छोड़ चुके थे। परंतु सुबह जब चांजीर की लड़की ने देखा कि यह ती भोगलू है, वो एकदम बोध से तमतमा उठी और प्यान से तंतचार निकालकर उसे काटने की तैयार हो गई। परंतु उसकी दासी ने उसका हाथ श्राम लिया और कहा कि अब जो कुछ हुआ उसे भूलो। औरतें हैं और फिर प्रदेश का मामला है, पुरुष वो चिना हम क्या करेगी। चजीर की लड़की उसको कुछ न कहकर खुद चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। भोंदू अपनी गर्दन को झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। दासी ने वजीर की लड़की को सांत्वना देकर चुप करवाया। तीनों चलते चलते एक विश्रामगृह में पहुंचे। वजीर की और दासी वहां बैठ गई। भानंज ने दासी को कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं कहीं से खाना लाता हूँ। मोंटू विश्राम गृह के नजदीक ही एक दुकान पर पहुंचा। यहाँ खोजी असती नकली की खोज करने वाला तानों की छांट रहा वा। यह असली साल अपने बक्से में डालला और नकली राजा के बक्से में। मोंदलू ने देखा और वहां से जाते कुछ आदमियों से पूछा तो उन्होंने कहा ये राजा ने रखा हुआ है। असली लाल राजा के बक्से में डालता है और नकली अपने में। बोंडू ने कहा तुम और तुम्हारा राजा बेवकूफ हो। साथ में एक सिपाही गुजर रहा था, उसने सुना और पूछा तुम हमारे राजा को बेवकूफ बोलते हो। भोलू ने कहा है हाँ हाँ, तुम भी बेवकूफ हो और तुम्हारा राजा भी। यह नकली तात राजा के बवरों में और असली अपने चकते में डाल रहा है। सिपाही कहता है कि यह झूठ है। भोगरू कहता है कि सच है। दोनों ने आपस में खूंच चरस की और सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले चला। मोंटू ने कहा आप जाए भाड़ में, ये भोजन लेकर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी इंतजार कर रही है। सिपाही कहता है मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। परंतु भोन्यू न माना। देखते देखते 10-12 सिपाही इकट्ठे हो गए और फिर फैसला किया कि रोटी छोने के उपरांत राजा के पास ते चलेंगे। अब आगे आगे भोन और पीछे पीछे तिमाही चले। दूर से जब वजीर की लड़की ने उसे और उसके पीछे सिपाहियों को देखा तो अपनी दासी को कहा कि देखिए खाना चुरा कर लाया है और पुलिस की पूरी गारद पीछे चली हुई है। चजीर की लड़की उसे मारने के लिए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ी तो दासी ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलवार वापस रखकर उससे कहा कि तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं हो सकता कि खाना चोर कर लाया है। अगर साया भी हो तो हमें कोई पाक नहीं, हमें खाना तो मिल जाएगा, जेत ये ही जाएगा। अगर इसे मार डाला तो हमारा क्या होगा। वजीर की तहकी समझ गई और अपने गुस्से को पीकर अंदर ही अंदर घुटने लगी। मोंडू ने दोनों थालियां दासी के हाथ दे दी और उसे एक और ले जाकर वजीर की लड़की से कहा कि कुछ समय के लिए मुझे नौलखा हार मांग दो और तुम दोनों खाना खाकर मेरा यहीं पर इंतजार करना। दासी ने चतीर की लड़की से कहा। उसको न चाहते हुए भी सिपाहियों को देखकर अपना नौलखा हार देना पड़ा। सिपाही उसे राजा के पास से गए। वजीर की लड़की दासी को कहती है कि देखा से खाने की दी थाली के लिए मौलखा हार त्रिया है, ये तो हमें चांद कर देगा। भोंटू को राजा के पास पेश किया। सिपाही ने राजा से कहा कि यह ऐसा ऐसा कह रहा था। राजा ने कहा अगर भोंटू तुम्हारी बात गलत सिद्ध हुई तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। भोंटू मान गया। राजा ने उसको बुलाया जो असली नकली लाल छाटता था। उसने जब सुना तो घर से कांपने लगा। भींटू ने राजा को कहा कि एक मारतोड़, एक लोह की चक्की और एक जवान लड़का मुझे चाहिए। राजा ने ये सब कुछ उसे सौंप दिया। राजा और उसके मंत्रीगण दरबार में हाजिर हो गए। राजा ने कहा ये लो असली नकली बक्से और सिद्ध करके बताओ। भोंटू ने पहले राजा के बक्से से एक लाल निकाला और लोहे की चक्की पर रख दिया और उस लड़के को मारतोड़ की चोट रखने को कहा। जैसे ही उसने भारताड़ की चोट की लाल की मिट्टी बन गई। राजा देखकर हैरान रह गया। बोंडू ने कहा राजा आपका तात नकली है, फिर उसका साथ चक्की पर रखकर चोट की ती लाल उस चक्कर के अंदर चला गया। भोंडू ने कहा राजा यह असली लाल है, इसे निकलवा लो। राजा ने अपने मंत्री गणों को कहा। उन्होंने लाख प्रयास किया परंतु असफल रहे। फिर भोंडू ने अपनी जेब से नौलखा हार निकाला, उससे एक हीरे का मोती निकालकर उस लाल के सामने किया। ताल चक्की से छूटकर हीरे से आ चिपका। सजा चकित हो गया।
उसने अपने उस असली नकली लाल छांटने वाले को फांसी की सजा दे दी और भोंदू को उसके स्थान पर नौकर रख लिया तथा झोली में बैठाकर उसकी पत्नी और दासी को भी लाया गया। अब बोंडू को अलग महल मिल गया, परंतु वजीर की लड़की फिर भी खुश न थी, यह बात तक न करती थी। जब भोंदू छुट्टी करके घर लौटता तो खाने तक को भी नहीं पूछती। वो आकर सीधे अपने कमरे में चारपाई पर सेंट आता। दासी उसे भोजन देती। एक दिन राजा के नाई ने अपनी पत्नी को कहा कि जा और भोंदू की पत्नी का सिर तेरा लगाकर संवारा गए हैं, इन्हें नहीं मालूम, परंतु तुम जाकर उसे समझा दो। नाई की पत्नी मान गई और हाथ मुंह धोकर वजीर की लड़की के पास पहुंची और उसे कहा कि मैं पहले बातें असली नकली लाल छांटने वाले की पानी के सिर को संगारती थी। आप नई हैं, शायद आपको मालूम न हो। वजीर थी लड़की ने अपने बालों को संवारने की अनुमति दे दी। उसने बड़ी चतुराई और लगन से उसके बालों को तेल की मापतिश करके संवार। वजीर की लड़की बहुत प्रसन्न हुई और उसे एक सोने का सिक्का टका दे दिया। भाई की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद करती घर पहुंची। शाम को जब नाई पर पहुंचा तो उसने पूछा, क्या मिला? यहाँ जाकर नाई की पत्नी वाहती है, एक सोने का सिक्का। क्या बताऊं, वह इतनी खूबसूरत है जितनी राजा की रानी भी नहीं है। अगर राजा उसे देख से ती मोहित हो जाए, ऐसे लगता है जैसे धरती पर इंद्र सभा की परी उत्तर आई हो। दूसरे दिन नाई ने राजा को बहाया। राजा नाई को कहता, यार तुम ठीक कहते हो, परंतु देखी कैसे जाए। नाई ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंदती। नाई बहुत तेज था। उसने राजा से कहा, महाराजा, भोंदू को कहना कि हमारा पहला लाल छांटने वाला जब पहली बार आया था तो उसने अपनी पत्नी के हाथों भोजन खिलाया, या परंतु तुम्हें तो काफी दिन हो गए हैं, तुमने हमें बुलाया ही नहीं। राजा ने कहा, ये ठीक है। दूसरे दिन राजा ने भोग्यू को इसके संबंध में कहा। भोंदू ने मन ही मन सोचा, ये तो मुझसे बात तक नहीं करती है, फिर भोजन कहाँ बनाकर खिलाएगी। परंतु उसने अगले कल राजा को आने का न्योता दिया। शाम को जब मोंटू अपने महल पहुंचा तो बिना कुछ खाचे पिए अपने बिस्तर पर लेट गया। दासी ने आकर रोटी खाने को कहा। उसने खाने से इनकार कर दिया तो वो खुद रसोईघर से वाली में खाना परोस कर आई। फिर भोंदू को मजबूरन खाना पड़ा। दासी ने पूछा, तुम मुझे उदास लग रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, नहीं मैं उदास नहीं हूँ। दासी ने कहा, नहीं, कुछ न कुछ तो बात जरूर है। फिर भोंदू ने कहा कि राजा ने कहा है कि हमारी परंपरा के अनुसार तुम्हारी पानी के हाथों का खाना खाना है। दासी ने कहा, मैं पूछकर आती हूँ। दासी ने यह बात वजीर की लड़की को जाकर कही। पहले तो इनकार कर दिया, फिर दासी के समझाने पर मान गई और कहा कि इन्हें कहना कि मुझे 7 अलग अलग रंग के सूट सिताया हो, मैं राजा को भोजन खिलाने के लिए तैयार हूँ। भोंदू बहुत खुश हुआ और सुबह ही उसने सारा प्रबंध कर लिया। शाम हुई तो राजा नाई के साथ भोल्लू के घर जा पहुंचा। बाजीर की लड़की ने घूंघट ओढ़कर पहले चावल परोसे, फिर दूसरी बार दाल लेकर गई तो सूट बदल लिया। इस प्रकार उसने 7 प्रकार के पकवान परोसे और प्रत्येक पकवान में सूट भी नया यदल कर गई। खाना खाने के उपरांत राजा ने नाई को कहा, पर तुम तो कह रहे थे एक है, ये तो 7 हैं। नाई कहता है, नहीं महाराज, एक ही है। राजा करता 7, वजीर कहता 1 है। नाई को दृढ़ विश्वास था, क्योंकि जिस समय ये पहले आए तो उसने उसकी और राजा की नज़र बचाकर उसके पांव पर रंग के 1-2 निशान लगा दिए थे, परंतु राजा नहीं माना और बहराते हुए महल को पल दिए। तो नाई ने कहा, एक और तरकीब है। राजा ने कहा, क्या? तो नाई कहता है कि भींदू को कहो कि पहले वाले असली नकली लाप्त छांटने वाले की पत्नी नाच भी दिखाती थी, तुम्हारी पत्नी को भी दिखाना पड़ेगा। राजा ने कहा, बहुत अच्छी योजना है। दूसरे दिन राजा ने मोंटू को अपने राज दरबार में चुतलाया और उसे कहा कि तुम्हें अपनी पानी का नाच दिखाना होगा, ये हमारी पुरानी रीत है। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं कल बता दूंगा। राजा राजी हो गया। शाम को भोजन से निवृत्त होकर भोंदू अपनी चारपाई पर लेट गया, परंतु नींद आंखों से दूर हो गई। सोचता, ये तो मुझसे बात तक नहीं करती है, और फिर यदि मैं नाचने के लिए कहूँगा तो यह मेरा सिर जूते मार मार कर गंजा कर देगी। ये ठीक नहीं है। छोड़ो सब कुछ, जान है तो जहान है। ऐसा सोचकर उसने सुबह 4 बजे के लगभग अपना कुछ सामान उठाया और दुखी होकर भाग गया।
चलते चलते यह एक बाग से गुजर रहा था कि क्या देखता कि बाग के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा तापलाया है और उस तालाब में इंद्रसभा की परियां स्नान कर रही है। उन्हें देखकर भोंदू मोहित हो गया। उसने चुपके से उनके सारे वस्त्र छिपा लिए। जब वह स्नान करके बाहर निकली तो अपने वस्त्र न पाकर घबरा गई और वापस पानी में घुसकर अपने शरीर को ढांपने लगी। उन परियों की जी मुखिया परी थी। उसने आवाज दी कि हमारे कपड़े सुपाने का काम मनुष्य के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारे कपड़े दे दो। मैं वचन देती हूँ तुम जो मांगोगे मैं दूंगी, परंतु पहले हमारे कपड़े यापत दी। मोंटू ने कपड़े दे दिए। परियां कपड़े पहनती गई और उड़ती गई। अंत में ये परी जो मुखिया ये उसने आवाज देकर कहा तुम कौन हो, मेरे पास आओ। भोंदू सामने आ गया। परी ने पूछा तुम क्या मांगना चाहते हो, जल्दी मांगो, मुझे देर हो रही है, हमें इंद्रसभा में जाकर नाचना है। भोंदू ने कहा कि मैं इसी रियासत का रहने वाला हूँ। तुम जैसे इंद्रसभा में नाचती हो वैसे ही परतों हमारे घर आकर हमारे सामने नाचना होगा। परी ने परसों आना स्वीकार किया और उड़कर चली गई। भोंदू वापस महल पहुंचा। सुबह होते ही भोंदू ने राजा से कहा कि परसों शाम आप अपने परिवार और मंत्रीगणों के साथ प्रजा को भी नाच देखने ताएं। राजा ने इसकी सूचना सारी रियासत में दे दी। वह दिन आया तो लगे लोग तैयार होकर भोंदू के पराने। शाम हुई तो पहले इंद्रसभा से भंगी आया और उसने झाड़ दिया और वापस चला गया। फिर चमड़े के वेले में पानी लेकर एक पुरुष आया और उसने पानी फेंका। फिर दरिया बिछाने वाला आया, फिर कुर्सियां रखने वाला आया, फिर तबले हारमोनियम वाला आगा और बाद में 1,00,000 परियां पहुंची। राजा और उसकी प्रजा भी पहुंची। राजा नाच को देखकर चकित हो गया और उधर नाई के भी होश उड़ गए। राजा ने नाई को कहा देखा तुम कहते थे 1 है और मैंने कहा या 7 हैं और आज देख पूरी 1,00,000 हैं और एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। राजा और प्रजा बहुत खुश हुई। झरोखे से दासी भी देख रही थी। उसने वजीर की लड़की की कहा कि देख तुम अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती हो, बाहर भोंदू के आगे एक से बढ़कर एक सुंदर है जो अपना नाच दिखा रही है। वजीर की लड़की ने जब झरोखे से देखा तो उसका पमन टूट गया और फिर मोंदू को अपने गले जगाने के लिए तरसने लगी। जब नाच खत्म हुआ सभी अपने घर को वापस हुए। भोंदू अपने कमरे में जाने लगा। उसने 7-8 सीढ़ियां अभी कड़ी ही थीं कि अंधेरा होने के कारण उसका पांव सर्प पर पड़ा। सर्प ने उसे उस दिया। भोंदू बेहोश होकर लुढ़कता हुआ निचले कमरे में पहुंच गया। दासी ने आपात्र सुवी और दौड़ी दौड़ी जय भोगलू के पास पहुंची तो भोंदू बेलेश था। यह उसे अपने मुंह में उठाकर वजीर की लड़की के पास पहुंची। देखकर वजीर की लड़की थी सेने लगी और हाथ पांव की रंडकर गरम करने लगी। दासी सिर रगड़ने लगी परंतु उसे होश न आया। उसे मरा हुआ समझकर वजीर की लड़की ने एक लकड़ी का संदूक बक्सा जिसके बाहर सोने की पहली चादर चढ़ी थी उसके अंदर भींद्र की लागिया रख दी और दोनों ने उसे उठाकर साथ के समुद्र में छोड़ दिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वजीर की लड़की ने दासी को कहा कि अब कौन है हमारा इस दुनिया में, किसके सहारे जिएंगे, अब एक ही रास्ता है। दासी ने कहा ये क्या है तो वजीर की लड़की ने कहा कि सिर में छूत हाथ कर संन्यास ले लें। दासी भी राजी हो गई और सुबह होने से पहले अपने महल को छोड़कर अपने अपने सिर में 2-2 मुट्ठी धूल डालकर चल दी। उधर भोंदू का यक्सा पानी में तैरता हुआ जा रहा था कि दूसरी रियासत में एक बंगालन सन्यासिन ने उसे देखा और अपनी शिष्याओं को कहा कि इसे पकड़ कर लाओ। कुछ शिष्याएं चली गई और बक्से को पकड़कर अपनी गुरु सन्यासिन के पास दे दिया। गुरु ने कहा तुम अंदर का मात लोगी कि बाहर का। शिष्याएं बहती है आपकी इच्छा है, जैसा आप फैसला करेगी हमें मंजूर है। बंगालन सन्यासिन ने सोचा बाहर सोने का यक्सा है, अंदर न जाने क्या होगा। लालच में आकर उसने अंदर का माल खुद लेने का फैसला किया और बाहर का उनमें बांट दिया। जय बक्ता खोला तो देखकर हैरान रह गई। उसने अपनी शिष्याओं की सहायता से उसे बाहर निकालकर जमीन पर लिटा दिया और उसकी जांच की तो अभी तक उसकी सांस दिमाग में थी। जब उसका शरीर देखा थी वह समझ गई कि इसे सांप ने हंसा है, क्योंकि उसका सारा शरीर नीला पीला था। उसने बीन बजाए और कुछ क्षणों के बाद यहाँ वही सांत पहुँच गया जिसने उसे हंसा था। उसने सारा जहर चूस लिया और चला गया।
भोलू राम राम करता खड़ा हो गया, अपनी आंखों को मलने के पश्चात आंखें खोली थी, दंग रह गया था। उसको रूप को देखकर यह बंगालन सन्यासिन मोहित हो गई। उसने भोंदू को बताया कि तुम एक बक्से में बंद थे और समुद्र में तैरता हुआ बक्सा हमने पकड़ा और जब खोला तो तुम्हें पाया। तुम अपनी पहली जिंदगी भूल जाओ, आज से मैं तुम्हारी पानी और तुम मेरे पति। भोंदू मान गया, परंतु बंगालन को विश्वास नहीं आया। उसने सोचा कहीं भाग न जाए, इसलिए उसको दिन में तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर देती और रात को अपना पति बना लेती, मनुष्य का रूप बनाकर। इस तरह कुछ दिन बीत गए। रियासत की राजकुमारी रोज स्नान के लिए बंगालन के घर से होकर जाती थी। तोता यानी कि भोन्यू उसे ताने मारता। ताने सुनकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई और एक दिन बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। जब उसके पिता राजा को पता चला तो उन्होंने उसके इलाज का प्रबंध किया। बड़े दूर दूर से वैद्य कुलवाए, परंतु यह वैसी की वैसी। राजा निराश होकर अपनी बेटी के पास आया। राजा के पूछने से पहले ही राजकुमारी बोल पड़ी, पिताजी मैं ठीक तब हो सकती हूँ जब पनघट के पाल बंगालन सन्यासिन रह रही है कि तोते को मुझे लाकर दोगे, मैं खुद उसे मारूंगी तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। राजा ने कहा, ये ती छोटी सी बात है। राजा ने अपने सिपाही भेजे और कहा किसी भी कीमत पर तोते को खरीद कर लाना है। सिसही बंगालन के घर पहुँचे। बंगालन ने उसे किसी भी कीमत पर देने से इनकार कर दिया, परंतु राजा का हुक्म या जबरदस्ती तोते की उठाकर सिपाही से आए और पैसों की बैली उसके आंगन में पीटकर तोते को लेकर महल पहुँचे। राजा ने तोता राजकुमारी के कमरे में भिजवा दिया। राजकुमारी ने अपने पलंग के सामने वाली दीवार पर एक कील के साथ पिंजरा सरफा दिया और एक लंबी सी लकड़ी की घड़ी एक तरफ से तेजकर अपने पलंग पर लेटकर उसे चुभोने लगी। तोता बहुत जख्मी हो गया और खून बहने लगा। इस तरह कुछ दिन राजकुमारी उसे तंग करती रही। सोता यहुत कमजोर हो गया। यह मन ही मन लगा सोचने कि मैं अब नहीं बच सकता, यह मुझे मारकर ही चैन लेगी। राजकुमारी ने देखा कि बहुत राजा हो चुकी है, अब इसे खत्म करके इसे जिंदगी से मुक्त कर देना चाहिए। ये सोचकर मारी अपने पातलिंग से उठी और तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर उसे गर्दन से पकड़कर जैसे ही मरोड़ने लगी कि उसकी एक उंगली गर्दन में पड़े धागे से जा फंसी और धागा रह गया। ज्यों ही धागा टूटा तो तोता आदमी बन गया। ये देखकर राजकुमारी चकित रह गई। भोंदू को इतना सुंदर देखकर उसे अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। मारी ने उसे छिपाए रखा, परंतु एक दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और राजा को कहा कि राजकुमारी के कमरे में कोई लड़का है। राजा ने महल के चारों ओर पुलिस तैनात कर दी और हुक्म किया कि यह भागने न पाए। अगर जिस किसी के आगे से भाग जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजकुमारी और भोग्यू को मालूम हुआ तो मारी यहुत घबरा गई, परंतु भींडू ने हौसला नहीं हारा। उसने सोचा कि मैं किसी गरीब के आगे से या सिपाही के आगे से भायाती राजा उसे मृत्युदंड दे देगा, इसलिए क्यों न राजा के आगे से ही भागे। उसने हौसला किया और ऊपरी मंजिल से छलांग लगकर सीधे राजा के आगे पड़ा और राजा की टांगों के बीचों बीच भाग गया। आगे आगे मोंटू और पीछे पीछे सिपाही मांगता भागता भोंदू एक दुकान पर पहुंचा। दुकानदार दुकान बंद कर खा था। भोंदू ने दुकानदार को कहा कि मेरी सहायता करो, मुझे सिपाही पकड़ने आ रहे हैं, मुझे बचाओ। दुकानदार को दया आ गई। उसने कहा, अंदर जाकर मेरी लड़की के साथ सो जा। उसका पर दुकान के साथ ही था। मोंटू आकर उसकी लड़की के साथ सो गया। इतने में सिपाहियों की टोली पहुंच गई और दुकानदार को पूछा कि यहाँ से कोई चोरती भागते हुए नहीं देखा। उसने कहा, नहीं, बेशक आप मेरे घर के अंदर जाकर देख सकते हो, यहाँ तुम मेरी पत्नी और लड़की तथा उसका पति मिलेंगे। सिपाहियों ने ऐश किया और खाती हाथ महल पहुँचे। सुबह हुई। भोंटू उठकर बाहर आंगन में पहुंचा तो दुकानदार की लड़की में अंदर से आवाज देकर कहा, आप सारी रात मेरे साथ सोकर अब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? पिता ने तो तुम्हें मेरा पति कह दिया है। दुकानदार ने कहा, हाँ, ये ठीक कहती है, अब तुम वहाँ ही रहोगे। ये लड़की भी रूप की देवी थी। भोलू के दिल में भाग गई और यहीं रहने का फैसला कर लिया। अत भोंटू दुकान पर बैठने लगा। भोलू के दुकान पर बैठने से बिक्री में 4 गुना वृद्धि हुई। भींद्र के आने से वह दुकानदार बहुत बड़ा सेठ थम गया।
एक दिन भोंटू दुकान पर बैठा था। दूर से उसने दासी को आते देखा और दासी ने भी उसे देखा। वो मन में सोचने लगी कि वो बिल्कुल भोग्यू जैसा है। दासी के भगवा वस्त्र देखकर चकित रह गया भोंटू, परंतु उसने नहीं बताया कि मैं भोटू ही हूँ, और दासी ने अंतर्मन में सोचा मला ये कहाँ जीवित होगा। उसने 4 आने का गुड़ और पार आने के चावल मांगे। भोंटू ने बहुत से नारियल और गुड़ उसे दिया और उसके द्वारा दिए गए 8 आने भी वापस कर दिए। दासी भन में लाखों विचार लिए वजीर की लड़की के पास पहुंची। दासी का मायूस सा चेहरा देखकर वजीर की लड़की ने पूछा तो दासी ने सारी कहानी कह सुनाई। वजीर की लड़की भोंडू को देखने के लिए उतावनी हुई और दासी को लेकर दुकान पहुंची। भोंडू को देखते ही उसने पहचान लिया और चिना बात किए ही भोगडू को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और रोने लगी। भोंडू की आंखों में भी आंसू आ गए। इराने में भोग्यू की पत्नी अंदर से अचानक बाहर निकली और एक पराई लड़की की अपने पति की बाहों में भींचे देखकर सहन नहीं कर सकी। उसने अपना जूता खोलकर वजीर की लड़की के सिर पर मार दिया। ये देखकर वजीर की लड़की ने भी भोलू को छोड़ा और अपना जूता उतारकर उसके सिर पर दे मारा। दुकानदार की लड़की करे भोंदू मेरा पति है तो वजीर की लड़की कहे मेरा पति है। दोनों में बहुत बहस हुई और अंत में मुकदमा राजा के पास पहुंचा। इस बात की सारी रियासत में चर्चा हो रही थी। जब बंगालन को मालूम हुआ कि यह भोन्यू है तो ये भी राजा के पास पहुंची और कहती कि यह मेरा पति है। जब राजा की लड़की को मालूम हुआ तो ये भी अपने पिता राजा की कहती है कि इस तरह फैसला मत करना, यह मेरे भी पति है। राजा मुश्किल में फंस गया और उसने सबको राजदरबार में बोलने का हुक्म दिया। पहले उसने यजीर की लड़की से पूछा तो उसने कह दिया कि महाराज हम घर से भागकर दूसरी रिवासल में आकर रहते थे। एक दिन अचानक इन्हें सांप ने डंस लिया और मैंने एक बक्से में इनकी लाश को बंद करके समुद्र में छोड़ दिया। बंगालन कहती है हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है। मैंने वो बक्सा पकड़ा और खोलकर जब इन्हें देखा तो मैं समझ गई कि इन्हें सांप ने डंस लिया है। मैंने बीन बजाकर सांप बुलाया और उसने इसके जहर को चूसा। मैं दिन को इसे तोता चना देती थी, रात को अपना पत्ती। राजकुमारी ने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने छिमारी का नाटक बनाकर इसे मारने के लिए अपने पास मंगवाया था, परंतु जब मैं इसकी गर्दन को मरोड़ने लगी तो गले में पड़ा धागा मेरी उंगली से फंसकर टूट गया और मैं ये देखकर हैरान हो गई कि यह आदमी दिया। मैंने इसे अपने पास ही रखा और जब आपको मालूम हुआ कि यहाँ कोई पुरुष है तो आपने इसे पकड़ना चाहा, परंतु ये भाग गया। भोंटू बोता महाराज मैं आपकी टांगों के बीचों बीच भागा था, क्योंकि आपने हुक्म किया था कि किसी के आगे से भागा तो उसे प्राप्तदंड दिया जाएगा। इसलिए मैं आपके सामने से ही भागा था और फिर इस दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार की लड़की ने कहा हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है। मैं सोई हुई थी और यह मेरे साथ जाकर के सो गए थे। फिर मैंने अपने पिताजी के कहने के अनुसार शादी कर ली। फिर दासी बोली महाराज जब भींटू को हमने समुद्र में छोड़ दिया तो खुद हमने संन्यास ले लिया और चलते चलते यहाँ पहुँचे। एक दिन अचानक मैं इसकी दुकान में सोया लेने आई। इसे देखकर मैंने वजीर की लड़की को कहा और उसे भोलू से मिला दिया। राजा कहानी सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। यारों का राजा ने कन्यादान कर दिया। धूमधाम से शादी हुई। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन रात को भोंटू सोया हुआ था। उसके सपने में माँ आई। मोंदलू की गेंद खुल गई। सारी रात देखते देखते और सोचते सोचते काटी। सुबह मोंटू ने अपनी रियासत जाने के लिए राजा से आग्रह किया। राजा ने कहा तेरी इच्छा है। भोंडू अपनी 4 पत्नियों के साथ राजा के महल से विदा हुआ। राजा ने उसे बहुत या धन और जाने के लिए पोहे भी दिए। मोंटू जब अपने घर पहुंचा तो दंग रह गया। उसके माता पिता उसके गग में अंधे हो चुके थे। बोंडू ने रोते हुए कहा माँ मैं तुम्हारा भोलू है। पिताजी मैं तुम्हारा बेटा हूँ। दोनों ने आंसू बरसाते हुए कहा बेटा हम क्या समझे कि तुम हमारे बेटे हो। तुम अपना हाथ हमारी आंखों के ऊपर करो, अगर रोशनी आ गई तो हम समझेंगे कि तुम हमारे ही बेटे हो। भोंडू ने उनकी आंखों के आगे अपना हाथ पोरा। दोनों की आंखों में रोशनी आ गई। दोनों ने उसे बहुत प्यार किया गले लगाकर, और उन 5 को भी प्यार किया। दोनों सेठ सेठानी अत्यंत प्रसन्न थे और मजे से सब मिलकर रहने लगे।
जैसे उजड़ा हुआ वाघ फिर से महकने लगा।